हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्किल वेब चैनल में। और मेरा नाम है ब्रजेश सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी का लेक्चर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और इससे पहले देखिए सिलेबस इसका अपलोड हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग सिलेबस वाला भी वीडियो देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि क्या सिलेबस है। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं ये फर्स्ट ईयर का आईटीआई सिलेबस है, जो कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर इसके अलावा भी जो 2 साल के ट्रेड वाले आईटीआई कोर्सेज हैं उन सभी में ये सब एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सेम सिलेबस ही है डीजीटी की तरफ से, जो हमारा एनसीवीटी बोर्ड है या डीजीटी जो गवर्निंग बॉडी है जिन्होंने सिलेबस डिसाइड किया है, वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है। ठीक है, आईटीआई के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, तो अब कॉन्टिन्यूस ये क्लासेस होती रहेंगी। आप सभी लोग जो है इसको वेल नोट्स के साथ में पढ़ते रहें, और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो ऑनलाइन होंगे, मे बी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होते हैं, लेकिन आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होने के ही चांसेस हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इसको प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है स्टार्टिंग में देखिए जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। और फर्स्ट मॉड्यूल में आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेबस डिसाइड किया गया था उसमें फर्स्ट मॉड्यूल में यूनिट एंड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यूनिट ऑन फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग यूनिट के बारे में समझेंगे, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो मेनली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से। आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट से है, लेकिन उससे पहले 2-3 टॉपिक्स और हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है, तो वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो हम लोग 1 बाय 1 जीरो से एकदम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से आप समझते रहिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे। ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे देखिए आप लोग रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में साथ में हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे तो आप लोग 2 टाइप जानते हो, स्केलर और वेक्टर, है ना। पहले भी ट्रेड थ्योरी वाले सिलेबस में भी फर्स्ट लेक्चर मैंने यही बताया था, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि ये बेसिकली डिराइव्ड और फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और एज वेल एज जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो कि यूनिट के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो वैसे तो ये क्लासिफिकेशन का एक टाइप है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग समझ लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जब वो 2 टाइप की होती हैं तो उनके यूनिट भी 2 टाइप की होंगी। ठीक है, तो एक होती है फंडामेंटल और एक डिराइव्ड यूनिट होती है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम। तो जैसे कि देखिए हर एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से नेमिंग की जाती है। देखिए ना, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के अलग अलग टाइप के नेम होते हैं। अपने इंडिया में राम श्याम, है ना, और अलग अलग नेम होते हैं। अलग और कंट्रीज़ में देखो ना अलग टाइप के जो है नेमिंग होते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम यूनिट्स भी अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, उन यूनिट्स का कन्वर्जन समझेंगे। ठीक है, उनको कैसे एक दूसरे यूनिट में कैसे रिलेटेड है वो समझेंगे मेनली। लेकिन आपके पास 4 टाइप की यूनिट्स है, जैसे देखिए इसमें मेंशन भी है। ठीक है, FPS, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, CGS, MKS और SI यूनिट सिस्टम। तो चारों टाइप के यूनिट सिस्टम समझेंगे, और इसमें बाद में हम लोग समझेंगे कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो देखिए मैंने डेफिनेशन इसमें मेंशन कर रखी है पहले से, जिसमें मुझे लिखना ना पड़े बहुत ज़्यादा। इन टर्म्स ऑफ साइंस, फिजिकल क्वांटिटी इज़ द एंटिटी, ठीक है, और एनी नेम, ठीक है, विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द लॉस एंड फिनोमिनाज ऑफ फिनोमिनाज हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, तो जो भी अपने आसपास में देखिए ना, जैसे जो भी फिनोमिना हो रहे हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ नेम वर्ड यूज़ करते हैं, उन्हीं को बेसिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कुछ ना कुछ वैल्यू बताती हैं, है ना, एक पर्टिकुलर यूनिट बताती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो देखिए वैसे आपको समझने के लिए तो बहुत सारे, जैसे मास है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, द्रव्यमान है, भार है, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं ना किसी न किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है,
तो फिजिक्स में ये जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती हैं ये सभी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हमने ये कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो किसी लॉ या फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। जैसे फोर्स है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, बल, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मैं दीवार पे बल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बल लगा रहे हो तो बल क्या है, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ समझिए, इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे इट इज़ 5 kg, ठीक है, शुगर। तो इट इज़ 5 kg शुगर, तो इसका मतलब ये जो शुगर मैंने बोला है 5 kg, एक्चुअल में 5 kg ये क्या बता रहा है, ठीक है। 5 kg इसका बता रहा है मास, ठीक है। मास क्या होता है, देखिए द्रव्यमान, ठीक है। 5 kg इसका क्या बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, ठीक है, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये भी क्या है, भौतिक राशि, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको आप बोल रहे हो भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी का मतलब हुआ उसको व्यक्त करने का जो तरीका है, ठीक है। किसको व्यक्त करने का तरीका, फिजिकल क्वांटिटी को। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो व्यक्त करने का तरीका है वो किसके किसके फॉर्म में होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में। तो यूनिट क्या है, जिसको आप बोल रहे हो मात्रक, ठीक है। अभी आगे चल के इसको डिफाइन भी करते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या है, आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक। तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहीं पे देख लो, मैंने बोला मास, तो मास को अगर हम लोग सपोज m से रिप्रेजेंट करें तो m इक्वल्स टू कितना लिख दिया मैंने, 5 kg। तो देखो ना, ये 5 लिखा है वो क्या है, इसका आंकिक मान है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। और जो केजी है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो यूनिट है, ठीक है। मतलब ये मात्रक है, ये मात्रक है, ठीक है। और ये क्या है, आंकिक मान, ठीक है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट की। मतलब आंकिक मान, उसका आंकिक मान और उसका मात्रक, किस चीज़ का, भौतिक राशि का, ठीक है। समझ गए, चलिए इतना ही है। और भी चीज़ें हैं, जैसे अब चाहे आप जिस भौतिक राशि की बात करो ऐसे ही आप व्यक्त करोगे। जैसे मान लीजिए आपने बोला 10 न्यूटन फोर्स, मतलब 10 न्यूटन का बल। तो 10 न्यूटन के बल के लिए जो आपने बल बोला वो क्या है, भौतिक राशि है। 10 क्या है, अंकिक मान है भौतिक राशि का, और न्यूटन क्या है, उसका मात्रक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में देखिए सबसे पहले आपको समझना है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में आप एक तो ऐसे कैटेगराइज करोगे टाइप इसका कि ये एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो पहले स्केलर और वेक्टर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक ऐसी होगी क्वांटिटी जिसमें हम लोग जो क्वांटिटी होगी जिसमें हम लोग डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए स्केलर को पहले आप समझिए हिंदी में क्या बोलते हैं। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वांटिटी के लिए आपको बताना जरूरी है, ठीक है। अदिश राशि, ठीक है, ये है अदिश राशि। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि। तो सदिश राशि, अब देखिए जो अदिश राशि है, जो आपकी अदिश राशि है उसको व्यक्त करने के लिए मैंने क्या कहा, देखो राशि क्या होती है, मतलब क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान और यूनिट की तो जरूरत पड़ती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। तो अगर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो उस तरीके की राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ बोलते हैं। किसी किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग अदिश राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, ध्यान से सुनना और इसको नोट भी करना आप लोग, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तभी से हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। बट इफ़
वी हैव ए क्वांटिटी, है ना, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड, देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सदिश राशि क्या होती है, जिसमें हम लोग इसकी वैल्यू तो जानते ही जानते हैं, साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी हम लोगों को पता करना होता है, मतलब डायरेक्शन की भी जरूरत होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट पॉइंट में हम लोग डाल के लिखते हैं अदिश राशि। देखिए इसके नेम से भी सजेशन मिल रही है, अदिश मतलब बिना दिशा के, ठीक है, विदाउट डायरेक्शन। तो केवल हमें क्या चाहिए, आंकिक मान, केवल परिमाण बोलते हैं उसको, ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सदिश राशि में क्या है, इसको व्यक्त करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, परिमाण प्लस डायरेक्शन, ठीक है, इसमें दिशा भी चाहिए होती है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है सदिश मतलब दिशा के साथ, तो परिमाण और दिशा भी जरूरत पड़ती है। अब चलिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं दूसरा कलर एक चूज़ कर लेता हूँ। सपोज इसमें मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने कहा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, अगर मैंने कहा कि मेरा द्रव्यमान 72 kg है, ठीक है, मेरा द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 72 है ये आंकिक मान है इसका, ये क्या है, इसका मात्रक है, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान अगर मैंने कह दिया 72 kg है, तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा है क्या कि द्रव्यमान को बताने के लिए, अगर मान लीजिए आपने किसी से कहा मेरा द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, तो 72 किलोग्राम है, तो क्या आपने दिशा भी बताना आपको जरूरी है क्या इस चीज़ को बताने के लिए? तो मुझे लगता है नहीं जरूरी, ठीक है। आप भी समझ रहे हो कि दिशा बताने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि मैंने, ठीक है, ये एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, मैंने 5 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन क्या है, मात्रक है किस चीज़ का, बल का, 5 न्यूटन बल लगाया, मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। क्या कहा मैंने, 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाया। अच्छा कहाँ लगाया, तो देखिए कहाँ लगाने के लिए अगर मैं बोलूँ कि कहाँ लगाया, तो मान लीजिए सपोज ये दीवार है, ठीक है, ये जो है दीवार है, इस पे आपने 5 न्यूटन का, इस पे आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, इस पे 5 न्यूटन का आपने बल लगाया। तो देखो ना इसकी डायरेक्शन शो कर रहे हो कि कहाँ लगाया, तो दीवार पे लगाया, आपने बोला ना दीवार पे लगाया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने कहा कि मैंने दीवार पर, जैसे इसी मैंने बोला मैंने दीवार पर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो कहाँ लगाया, दीवार पर लगाया। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ दिशा भी बताना पड़ रहा है हम लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बल है मतलब जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्स, ठीक है, और जो हम लोग कह रहे हैं 5 न्यूटन, तो ये जो बल है ये क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन मीन्स दिशा, मैग्नीट्यूड मीन्स इसका मान, ठीक है। तो जो परिमाण है वो भी बताना पड़ रहा है और जो डायरेक्शन है वो भी बताना पड़ रहा है आपको, तो इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है। अच्छा उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ देखो तो ये केवल क्या है, इसका परिमाण है, परिमाण, ठीक है। देखो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो, आप दोनों को अच्छे से समझते जाओ, मैग्नीट्यूड की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है, हमको इसको बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो जिसमें ज़रूरत है वो सदिश राशि है, जिसमें ज़रूरत नहीं है वो क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अदिश और सदिश राशि समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आप देखिए, एक तरफ आपको समझना है व्हाट इज़ द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक, तो फंडामेंटल और डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको भी हम लोग समझ सकते हैं, और आगे देखिए आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखते भी हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेसिकली 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आगे एक यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे उसी में साथ साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी पढ़ लेंगे।
तो चलिए आगे देख ही लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फंडामेंटल यूनिट आ गया है, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपको ये समझना है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो खुद से ही बन सकती हैं, कहने का मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके की 7 क्वांटिटीज़ है। ठीक है, एक तरीके से आप ये समझो कि जैसे हम लोगों को इंग्लिश पूरी की पूरी लैंग्वेज पढ़ने के लिए 26 लेटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो वैसे ही आप समझो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, उसमें ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिलके बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल जो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हम लोग लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरा मास हो गया, तीसरा टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। इसकी हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली ये क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी हैं, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। देखिए पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो ये जो 7 क्वांटिटीज़ है वो सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ अभी हम लोग बनेंगी वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मीनिंग ही यही है कि वो सब इन 7 क्वांटिटीज़ से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इन 7 क्वांटिटीज़ से मिलके जो क्वांटिटीज़ बनेंगी उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, मतलब जो है व्युत्पन्न, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बोलेंगे। और जो ये 7 क्वांटिटीज़ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आप समझो कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, देन यूनिट हाउ इट इज डिफाइंड एज। देखो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है 7 तो उसके रिस्पेक्ट में उनकी यूनिट क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट बोली जाएंगी। और डिराइव्ड यूनिट क्या होंगी, उन सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, मतलब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी उनकी यूनिट डिराइव्ड यूनिट बोली जाएगी, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट बोली जाएगी। अब आप देख लो, देखो इस चार्ट में मैंने आपके लिए साफ़ सुथरा सब बना के रखा है। ठीक है, कि ये यूनिट है उसकी और उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी चीज़ें आप देखो समझो। तो ये आपकी पहली क्वांटिटी हो गई, ये है लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबाई। इसका जो मात्रक है वो है मीटर, और इसको कैसे शो करते हैं, तो उसको एम से शो करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, मास। ठीक है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अब ये किस टाइप की यूनिट है, किस टाइप का राशि है, ये फंडामेंटल है। ठीक है, मूल भौतिक राशि है। ठीक है, समझ गए। इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और केजी शो करते हैं। अभी हमने बोला था ना 5 kg शुगर। ठीक है, अब ये देखो समय। ठीक है, ये है समय। तो समय की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से धारा, वैद्युत धारा, तो धारा क्या होती है, एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो देखिए ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हम पढ़ते चल रहे हैं ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और उनकी ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, और इनका ये सिंबल है। चलो टेम्परेचर मतलब ताप, ध्यान रखना ताप का जो यूनिट होता है वो ज़्यादातर लोग जैसे डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन होता है। ठीक है, और कैपिटल के से शो करते हैं, ये स्मॉल के से लिखो, कैपिटल के से। ठीक है, तो कैपिटल के से केल्विन को शो किया जाता है, जो कि ताप का मात्रक है। ठीक, समझ गए। चलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, चलिए लिख देता हूँ। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए बेसिकली ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। तो ये जो सेवन जो क्वांटिटीज़ हैं, 7 जो भौतिक राशियां हैं। ठीक है, भौतिक जो राशि है उनकी जो यूनिट होगी, ठीक है, जो उनका मात्रक होगा, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। ठीक है, क्योंकि ये मूल भौतिक राशियों की
7 मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक बोलेंगे। उसके अलावा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उसके अलावा जितनी भी यूनिट है, जितने भी भौतिक राशियां हैं, वो सब डिराइव्ड हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम डिराइव्ड यूनिट बात करें तो ये सब क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब अच्छा, अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ लो कि इनके 7, ये जो 7 यूनिट्स हैं, 7 जो ये हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सभी आपके क्या हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, और उन्हीं के रिस्पेक्टिव जो यूनिट है वो सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझ लो। तो इसको मैं एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल्स पे अगर मैं बताना ही चाहूँ तो देखो, जैसे मान लो अभी आपने बल पढ़ा था पीछे, बल, ठीक है, मैंने बोला ना 5 न्यूटन, तो ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन इन 7 यूनिट से डिराइव की जा सकती है, ठीक है। तो न्यूटन इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिराइव्ड यूनिट है। और किससे डिराइव्ड है, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड है। अब अभी तो चलिए अभी बता ही देता हूँ। अच्छा देखिए, बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान, फॉर्मूला, ठीक है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। अभी ये सब नहीं जानते आप, आगे चल के समझ जाएंगे, आपके सिलेबस में है भी। फिलहाल के लिए भी आप समझो, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको a से तो और इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने कहा कि अगर ये न्यूटन जो आपने बोला है, ये इनसे डिराइव की जा सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान या फिर त्वरण इन सब यूनिट से बन सकती है। तो देखो, द्रव्यमान का जो यहाँ से सीधे सीधे मास जो होता है वो उसकी यूनिट होती है केजी, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं केजी, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है उसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि केजी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, और सेकंड क्या है, समय का मात्रक है। तो आप ध्यान से समझो कि ये जो मैंने लिख दिया है वो क्या है, एक तरीके का मात्रक है, ठीक है, और मात्रक है जो कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो न्यूटन है बेसिकली यही है, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए न्यूटन किसके इक्वल हो गया, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब देखिए, न्यूटन मैंने बोला, तो न्यूटन किससे मिलके बना है, इन भौतिक राशियों से के मात्रक से मिलके बना है। तो भौतिक राशियों के मात्रक से मिलके बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। हाँ वही बात हो, अब हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, उनके एक अलग है। जैसे मान लो आप बोलते हो केक, ठीक है, तो बोलते नहीं कि मैं 2 पाउंड का केक लेने जा रहा हूँ, तो पाउंड में बोलते हो। यहाँ इंडिया में भी आप पाउंड में बोलते हो, लेकिन बेसिकली ये जो पाउंड वर्ड है वो कहाँ से यूनिट है, ये कहाँ की, ब्रिटेन की फॉलो की गई हुई यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग पाउंड में बेसिकली बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग पाउंड बोलते हो, या फिर अभी आप इसको केजी में ही बोल सकते हो। लेकिन आप जब केजी में बोलोगे तो केजी में आपको अभी तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। छोटे बच्चे को बोलो जाओ 1 किलो लेके आओ, तो लेकिन वहाँ पाउंड में मिलेगा आपको। तो अलग अलग ये जो यूनिट सिस्टम है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब डिफरेंट कंट्री, ठीक है, डिफरेंट कंट्री यूजेज डिफरेंट यूनिट सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट यूनिट सिस्टम, ठीक है। और उसी के आधार पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अलग अलग तरीके की होती हैं। तो मेनली आपके पास 4 हैं, ठीक है। देखिए ये चारों चीज़ लिखी हुई हैं। मेनली आपके पास 4 ऐसे हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो एक हो गया आपका MKS, जो हर जगह ज़्यादातर मतलब न्यूमेरिकल्स में हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पढ़ते हैं। फिर CGS, ठीक है। फिर होता है एक फुट पाउंड सेकंड FPS, और एक और होता है प्लस में जो सभी मानते हैं, उसको बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम, ठीक है, SI यूनिट सिस्टम। अब ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। FPS का क्या मतलब, अभी यहाँ पे हम लोग इसके फुल फॉर्म और वो चीज़ें समझेंगे, और उसके बाद फिर देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे FPS में, तो आप ध्यान रखिएगा कि FPS का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं FPS, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फिट, ठीक है। ये होता है पाउंड, याद रखना है आपको, ठीक है। ये होता है पाउंड, POUND, ठीक है। और ये होता है सेकंड, ठीक है। तो आपको FPS का मीनिंग समझ आ गया। इसी तरीके से आप देखो CGS का, ठीक है। CGS का अगर आप देखो तो CGS में ये होता है सेंटीमीटर, ठीक है,
सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, ठीक है, और ये होता है सेकंड, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान से समझते जाओ। और बेसिकली ये क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब यूनिट सिस्टम है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ये शॉर्टकट जो लिखे हुए हैं इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक और यूनिट सिस्टम, ठीक है, MKS, ठीक है। तो MKS में देखो M क्या है इसका, मीटर, ठीक है। ये क्या है, किलोग्राम, केजी, ठीक है। और ये क्या है, सेकंड, ठीक है। S से सेकंड, K से किलोग्राम, और ये क्या है, मीटर, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो मीटर, किलोग्राम, और ये क्या है, सेकंड, ठीक। चलिए समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका MKS सिस्टम। और लास्ट में एक हम लोग पढ़ेंगे SI, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कंट्री अपनी अलग अलग यूज़ कर रहा है, तो ऐसा जो हम लोगों की एक मेज़रमेंट करने वाली जो संस्था है, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही चलेगा तो फिर एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे सभी लोग। एक काम करते हैं कि सभी को एक दूसरे से कन्वर्जन करके एक कॉमन जो यूनिट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको बता दूं कि MKS से मिलता जुलता SI यूनिट सिस्टम होता है। जैसे आपको अभी डिस्कशन हम लोगों ने किया था जस्ट इसके पीछे, कि जब हम लोगों ने कहा था फोर्स, ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन बोला था। तो ये जो न्यूटन है, ठीक है, W जैसा लग रहा है, ये जो न्यूटन है आपका, सॉरी क्या हो गया, जो ये न्यूटन है आपका, ठीक है, वो न्यूटन एक तरीके से SI यूनिट है, ठीक है। जो न्यूटन है आपका वो SI यूनिट है। तो 5 न्यूटन में जो न्यूटन है वो SI यूनिट है। SI यूनिट क्या बोलेंगे, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन SI यूनिट है, N से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, SI यूनिट है। लेकिन अगर इसी को हम लोग MKS में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी आपने देखा था MKS में मैंने क्या लिखा था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो kg मीटर सेकंड है ना, kg मीटर सेकंड, सॉरी सेकंड मीटर kg, तो इसी फॉर्म में ये कुछ लग रहा है आपको। तो ये क्या हो गया, MKS यूनिट सिस्टम हो गया। और ये जो न्यूटन लिख दिया मैंने वो क्या है आपका SI यूनिट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से फोर्स की यूनिट। इसी तरीके से सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए है, जैसे वर्क का जूल है, ठीक है, तो जूल तो एक तरीके से SI यूनिट हो गया, लेकिन इसका भी MKS यूनिट सिस्टम है, इसका भी CGS में। अभी देखो ना, इसको आप CGS में कन्वर्ट करना चाहते हो, CGS में भी हो जाएगा। देखो उसको CGS में हम लोगों ने कुछ नाम भी दे दिया है इसका, ठीक है। CGS में वैसे उसको डाइन बोलते हैं, देखिए अभी आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, सॉरी kg बोल रहा हूँ ना, ये ग्राम में हो गया, ये ग्राम में हो गया। मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है। अच्छा, बदलोगे कैसे, kg को 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अभी आगे चल के कन्वर्जन जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर और पर सेकंड, तो सेकंड तो सभी में कॉमन था, ठीक है। और इसी को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग, चलिए लगता है आप लोगों को दिख नहीं रहा है, सॉरी, दोनों में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों मिटा दे रहा हूँ, ये जस्ट मेरे पीछे साइड आ गया, ठीक। MKS यूनिट सिस्टम को चलो इधर देख लेते हैं। तो MKS में मैंने क्या बोला, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से CGS में मैंने क्या कहा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान रखना, इससे इसको कन्वर्ट करने में ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो, उसकी कुछ वैल्यू भी होगी, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना, ये तो MKS में MKS ऐसे ही बोलते हैं, SI में हम लोगों ने न्यूटन बोला, ये भी आप समझ गए। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइन। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइन में क्या, 10⁵ डाइन, DYNE, याद रखना, ये वो वाला डाइन नहीं है, ठीक है। डाइन वाला डाइन है ना, डरावना डाइन, वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 10⁵ डाइन के बराबर, डाइन CGS यूनिट है, समझ गए।
तो इस तरीके से अलग अलग नेमिंग है। जैसे पाउंड बोले ना, तो पाउंड एक अलग तरीके की यूनिट है। सीजीएस में डाइन बोल दिया जाता है, इसी को कंबाइंडली हम लोग डाइन बोल दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अभी इसी को, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ से एक चीज़ें और समझी। क्या समझी अभी अभी? देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि वैसे तो अभी बहुत कन्वर्जन सीखोगे, अब यहाँ पे आया है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 10⁵ डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। कैसे 1 न्यूटन? क्योंकि न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। ये क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम है। ये क्या है? एमकेएस है, ठीक। इस तरीके से कन्वर्जन होता है। इसी तरीके की सभी क्वांटिटीज़ के आगे अभी बहुत सारी लिस्ट है, उसको हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। और उस वैसे तो आपको उसको याद करना है, लेकिन अब क्योंकि ऐसे इकट्ठा तो एक बार में आपको याद नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसको लर्न करिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे ये है, ठीक है। अब देखिए यूनिट एंड कन्वर्जन्स की ही बात हो रही थी, जिसको मैं कह रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट एंड कन्वर्जन में मास का, ठीक है। देखिए यहाँ वेट लिखा है, वेट अभी काट दीजिए, है ना, वेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम लोग, मास, ठीक है। तो मैंने कहा ना कई यूनिट सिस्टम होते हैं, तो जिसमें कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कन्वर्जन, लेकिन सभी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं। इसमें भी जो मैं टिक लगा रहा हूँ केवल आप वही लर्न करिए, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये आप जानते होंगे कहाँ पे है, ये देखिए नीचे से शुरू करते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको तो पता ही है पहले से, ठीक है। 1 टन जिसको कहते हैं 1 टन, ठीक है, कहते हैं नहीं 1 टन की ट्रक, 2 टन की ट्रक है, इस टाइप से, तो वो क्या होता है? 10 कुंटल के बराबर होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 कुंटल, 1 कुंटल कितने के बराबर होता है? 100 किलोग्राम के बराबर होता है, जानते थे आप लोग, ठीक है। तो ये तीनों तो आपको मस्ट है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। 1 ग्राम में, अब देखिए ग्राम में डेकाग्राम, यहाँ से आप शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए 1 सेंटीग्राम, ठीक है, 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम, ठीक है, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। फिर देखिए होता ना, बचपन में याद करते थे हम लोग, हो सकता है आप लोग ना याद किए, ठीक है, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, और ये 10 के उसमें बढ़ता जाता है, ये इधर चला जाएगा, ये आगे चला जाए, मतलब ये ऐसे डाउन, ये ऐसे आएगा, फिर ये इस पे यहाँ लिख देंगे, ग्राम को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, डेकाग्राम को यहाँ लिख देंगे। आप अभी परेशान मत होइए, इतनी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इन तीनों को याद करिए, बाकी इस तरीके से याद करिए। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू, ये जो सेंटीग्राम लिखा है अब यहाँ लिख दोगे तो 10 सेंटीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू डेसीग्राम लिखा है, यहाँ लिख दो उसको, देखो डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम, इस तरीके से करके आप याद करिए, ठीक है। एक इसको भी याद कर लीजिए, कि ये याद कर लीजिए, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम। वैसे तो आपको देखिए, आप सिंपल भाषा में अगर मैं इसको अलग से कहीं लिखूँ आपके लिए, वैसे तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे आप समझो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, जानते हो आप लोग, ठीक है। 1 कुंटल, ठीक है, देखो कुंटल कैसे लिखे, 1 क्यूब, ठीक है। तो 1 कुंटल इज इक्वल्स टू 100 kg होता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। और 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg होता है, ठीक है, 1000 kg होता है, या इसी को आप बोलोगे 100 कुंटल बोल दोगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखने, और कभी कभी जैसे डेसी में आ गया या सेंटीग्राम आ गया, तो उस तरीके से हम लोग उसको यहाँ से टेबल से समझ लेंगे, ठीक है। तो आपको इसको धीरे धीरे मेमोराइज़ करना होगा, 2-4 बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको अपने आप ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अभी मैंने कहा था कि अब अगर अलग यूनिट सिस्टम में बोलोगे तो वहाँ केजी नहीं आएगा। अब जैसे ब्रिटिश प्रणाली है ना, एफपीएस जो होती है वो ब्रिटिश प्रणाली, मैंने कहा था ना, तो देखो 1 पाउंड, तो 1 पॉइंट की वैल्यू है 16 ऑन्स, ठीक है। वैसे इसको मत याद करो, आपके लिए पाउंड और किलोग्राम में आपको रिलेशन होगा। देखो टन में देख लो पहले, देखो टन में यहाँ पे देखो 1 टन, ठीक है, 1 टन इज इक्वल्स टू 20 मतलब 240 पाउंड होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लो, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है, इतना ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको केवल ये याद करना है, ठीक, ध्यान रखना, आपको याद करना है, आपको याद करना है कि 1 टन इज इक्वल्स टू 2240 पाउंड, ठीक है, पाउंड,
ऐसे, ये याद कर लो, बहुत है इतना, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, चलो अब आगे देखते हैं लेंथ के लिए। अगर अब देखो लेंथ के लिए अभी हम लोग बात करेंगे, तो लेंथ में भी वही कहानी, ठीक है। डेका, तो यहाँ डेका आ जाएगा, यहाँ हेक्टो है तो यहाँ हेक्टो आ जाएगा, यहाँ किलोग्राम है, सॉरी हाँ यहाँ तक की बात करो, यहाँ हेक्टो आ जाएगा। उसके बाद किलोग्राम है, वेट रुको, देखो 1 डेका मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ध्यान से समझ लो, 1 डेका मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपको लिस्ट याद करना है। मेनली जो आप जानते थे वो इजी है ना, 1 किलो मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 1000 मतलब 1000 mm है ना, जिसको कहते हैं मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी आप जानते हो। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो, थोड़ा सा इसको याद कर लेना आप, ठीक है। ये 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टो मीटर होता है, ठीक, समझ गए। चलिए, तो एक तरीके से ये आपका यूनिट कन्वर्जन हो गया लेंथ के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको याद करना ही होगा आपको, क्योंकि ये मेज़रमेंट का ये इस तरीके के जो है सब्जेक्ट, वो इसमें इसको याद करना ही होगा, ठीक है। लेकिन मेनली 2 3 4 आपको ऐसे प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएंगे, ठीक है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप नोट कर लेना, ये नोट्स में मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो एक ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, और आपको ये मतलब ये इधर का है। और डेका हेक्टो, डेका हेक्टो में मेनली कन्फ्यूजन होती है। आप ऐसे इसको समझोगे अगर तो समझ में आ जाएगा। 1 डेका मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर इक्वल्स टू 1 डेका मीटर, ठीक है। और 10 डेका मीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। बिल्कुल परेशान मत होना, पहली चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगी। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब आगे हम लोग अभी करेंगे ना, तो आपको अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए, ब्रिटिश प्रणाली में अगर हम लोग देखें तो 1 फिट, ठीक है, 1 फिट इक्वल्स टू 12 इंच। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर मेजरमेंट लेंथ वगैरह आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फिट में कितने इंच होते हैं। तो 12 इंच होती है, वो स्केल होती है ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा 1 फिट स्केल जो होती है उसमें 12 इंच होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो, चलो मैं इसमें मार्किंग नहीं करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटा सा टिक लगाता हूँ, ठीक है। तो 1 फिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंच। 1 यार्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 3 फिट, मतलब अगर आप 3 फिट ले लो तो उसको 1 यार्ड बोलते हैं, ठीक है। 1 फरलॉन्ग जो होता है वो 122 यार्ड के बराबर होता है। और 1 मील, कहते हैं ना 1 मील चले, तो 1 मील का मतलब हुआ 8 फरलॉन्ग हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में रखो आप, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ हैं जो यूनिट कन्वर्जन्स में जो आते हैं, ठीक है। 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो 25.4 mm होते हैं, ये आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। 1 फिट में कितने mm होते हैं, ठीक है, तो 304.8 mm होते हैं, ये याद कर लो। 1 यार्ड में कितना, देखो आप इन दोनों को याद कर लो, बस बहुत है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट होना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक। अभी एक चीज़ और ध्यान रखो, ये वाला देखो, ये यहाँ से देखो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.6214 मील, ठीक है। वैसे यहाँ पे पढ़े थे ना, ये जैसे ये पढ़े थे, वैसे आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कि मील और किलोमीटर में ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज़न कैसे जो होती है उसको आप ख़त्म कर लो। तो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 0.6214 मील, इसका मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा है या मील ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि मील आपकी क्या है, बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो देखो ना, मील अगर बड़ी यूनिट ना होती तो इसकी मैग्नीट्यूड कम कैसे होता, ध्यान रखना आपको। अच्छा चलो, आपको एक बात इसी में मैं जोड़ के बताता हूँ। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 6.214 मील, ठीक, इतना। अब आप ध्यान से देखो, 10 किलोमीटर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू ज़्यादा है। मील के साथ देखा जाए, मील के साथ देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वैल्यू कम है, ठीक है। अगर आप मील के साथ देखो तो मैग्नीट्यूड वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये लेस मैग्नीट्यूड है, इसलिए इस यूनिट को हम लोग बोलेंगे ये मील एक बड़ी यूनिट है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे किलोमीटर एक क्या है, छोटे यूनिट है, ठीक है। छोटी यूनिट, बड़े यूनिट का मतलब हुआ यूनिट की जो वैल्यू है, जो उसका खुद की अपनी वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो मील क्या है, बड़ी यूनिट है, और किलोमीटर क्या है, छोटी यूनिट है। इसके दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर मैं कर रहा हूँ, तो जो किलोमीटर है उससे बड़ी यूनिट क्या है, मील है, ठीक। क्यों, क्योंकि अभी 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 देखो ना, नीचे लिखा भी है 1 किलोमीटर में, जब आप 1 किलोमीटर जाओगे तो इसका मतलब हुआ केवल आप 0.6
214 मील गए हो, बस इससे ज़्यादा नहीं गए हो आप। तो देखो ना, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप जब इतने में हुई हो तो इसका मतलब इसकी यूनिट कम है। सीधे सीधे फंडा ये है, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी, जिसका आंकिक मान कम होगा वो यूनिट ज़्यादा होगी, और जिसका आंकिक मान कम होगा वो यूनिट ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी थी। ठीक है, एक ये याद कर लो। ठीक है, 1 माइक्रोन। ठीक है, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। अभी आगे बता देता हूँ इसको मैं और अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देख लो। इस तरह अगर एरिया की बात करें, हम लोग एरिया की बात करें, देखो सेम वैसे ही है, इसको भी आपको याद ही करना है, चाहे मैं इसको बोल के पढ़ाता जाऊँ आपको, चाहे आपको याद करना है। फिलहाल के लिए आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 1 मतलब 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, कैसे आया अभी आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। एक और याद कर लो, 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान से सुनो, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर होता तो क्या बोलते हैं, लेंथ, और 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो क्या है, ये एरिया, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एरिया है, बताता है, ये जो यूनिट है वो एरिया बताता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 हेक्टेयर। HA से शो करते हैं हम लोग, 100 हेक्टेयर। हेक्टेयर भी क्या होती है, एरिया की, एरिया का मात्रक है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। ठीक है, चलिए, तो क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर भी है और किलोमीटर स्क्वायर भी है। लेकिन आप देखो, किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा है या हेक्टेयर ज़्यादा है, तो हेक्टेयर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर स्क्वायर एक बड़ी यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसका आंकिक मान कम है और इसका आंकिक मान ज़्यादा है। जिसका आंकिक मान ज़्यादा होगा वो यूनिट छोटी कहलाएगी, और जिसका आंकिक मान कम होगा वो यूनिट बड़ी कहलाएगी। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर स्क्वायर ग्रेटर यूनिट है, बड़ी यूनिट है, किससे, हेक्टेयर से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, ये याद कर लेना है। ठीक है, और देखो एक इसको याद कर लो आप। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक है, तो और बाकी के लिए आप ये टेबल नोट करके रखो, धीरे धीरे करके आप याद कर लो। वैसे भी जब न्यूमेरिकल के साथ याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, फिर मीटर, फिर हेक्टो, ये हेक्टेयर है, जैसे इसमें 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू भी, हाँ देखो इसको भी ध्यान से सब पढ़ लो, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। ठीक, समझ गए? ठीक है, अब चलो FPS में अगर हम लोग बात करें तो फीट स्क्वायर इक्वल्स टू 144 स्क्वायर इंच। सबसे पहले देखो ये कन्वर्जन आपको सीखना है इसमें। ठीक है, जो कन्वर्जन है उसमें आप ये सीखो कि 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 फीट इक्वल 144, ठीक है, इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर। ठीक, ये ध्यान में रखो। ठीक है, और 1 एकड़ इक्वल्स टू देखो कितना होता है, 1 एकड़, एकड़ में होता है ना, खेत वगैरह एकड़ में नापे जाते हैं। ठीक है, तो 1 एकड़ इक्वल्स टू हो जाएगा 4840 यार्ड स्क्वायर। ठीक है, यार्ड स्क्वायर होता है। समझ गए? तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो बाकी तो आपको बाकी चीज़ें तो वैसे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सभी नोट कर लीजिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट थे, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एक इसको देख लो आप, एक लास्ट में है जो ये 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 2.4710 एकड़। ठीक, ये याद कर लो, एक ये भी आप याद कर लो। तो ये चीज़ें जो मैंने नोट कर दिया है वो आप याद कर लो। ठीक है, और बाकी तो आप धीरे धीरे याद कर लेना, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आप ज़रूर याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक लास्ट है आपका आयतन। ठीक है, तो आयतन वाले उसमें देखो क्या है, वॉल्यूम समझते हो। ठीक है, वॉल्यूम जैसे जैसे मान लो दूध लेने जाते हो तो बोलते हो 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर बोलते हो ना, तो वैसे ही उसी को हम लोग इसमें देखते हैं वॉल्यूम में। तो MKS में जो हम लोग जब बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हम लोग बोलें 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से सुनो पहले, 1 सेंटीमीटर क्यूब किस चीज़ का मात्रक है, ये मात्रक है किसका, आयतन का। ठीक है, ये मात्रक किसका है, आयतन का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक, इसी तरीके से एक और याद करना होगा आपको। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब, जब भाई मीटर क्यूब भी आयतन का ही होगा तो 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेसीमीटर क्यूब। ठीक, डेसीमीटर क्यूब ध्यान रखना, ये डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है मैंने।
ठीक, इस तरीके से देखो, एक घन फुल पानी का जो भार होता है वो इतने पाउंड में होता है, वो याद कर लो। एक घन पानी का भार है, ठीक है, मतलब जिसका घन समझते हो, जिसके सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। तो कह रहा है अगर ये पानी से पूरा फुल हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 62.5 पाउंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स, इसको आपको देखिए, इसमें क्या है, अगर मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे भी तब भी आपके लिए वही हो जाएगा, ये यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, इसको आपको याद ही करना होगा। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और हम लोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में देखिए, जैसे आपको एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो एंगल में आपको क्या समझना है। एंगल में देखो, एक जैसे हम लोग बोलते हैं पाई, ठीक है, तो पाई दरअसल ये रेडियन है ना, ये रेडियन है, ये रेडियन है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है रेडियन। और अगर इसको हम लोग और किसी यूनिट में कन्वर्ट करें तो इसको डिग्री में भी बदल सकते हैं, किसमें, डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और कैसे लिखते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जैसे मान लो कोई न्यूमेरिक वैल्यू आप लिखो, है ना, चलो पाई को ही लिख देते हैं, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री में आपने लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई इज इक्वल्स टू 180, मतलब अगर ये रेडियन में, पाई रेडियन लिखना चाहिए था मुझे, 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके अलावा जैसे 1 रेडियन अगर मैं बोलूँ, जैसे पाई रेडियन है तो 180 डिग्री, और 1 रेडियन है तो 180 डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, पाई की वैल्यू रेडियन में 3.14 होती है। ठीक है, 3.14 होती है, याद रखना हमेशा के लिए। जो पाई की वैल्यू होती है वो रेडियन में जो इसकी वैल्यू होती है पाई की 3.14 होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। 180 मत पुट करना, ध्यान रखना 180 हम तब पुट करते हैं जब डिग्री में लेना होता है। ठीक है, और डिग्री में कब लेते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर एंगल लिखना होता है तो डिग्री में, और अगर बाहर लिखा हुआ है कहीं पे भी पाई तो वो आप 180 मत पुट करना। ठीक है, क्योंकि वो तो डिग्री में हो जाएगा। जब भी कभी बाहर लिखा होता है तो उसको रेडियन में पुट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए कि अगर आप बाहर यूज़ करोगे तो 3.14 यूज़ करोगे, और अगर आप डिग्री यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर यूज़ करो, जैसे साइन, कॉस, ठीक है, टैन। ठीक है, इसी तरीके से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर यूज़ करोगे, इसके आगे लगाओगे तो डिग्री में लगाओगे, और अगर इसके बाहर लिखा हुआ है, कहीं पे भी बाहर लिखा हुआ है, तो वो आपकी वैल्यू 3.14 है, ना कि 180 है। याद रखोगे। ठीक है, तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आती है, देखो 1 रेडियन की जो वैल्यू आती है वो होती है 57.3 डिग्री। ठीक है, तो अगर कहीं पे 1 रेडियन लिखा हुआ है तो वो 57.3 डिग्री के बराबर है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें हैं आपको एंगल से रिलेटेड। उसके अलावा देख लीजिए 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको नया लग रहा होगा कि 1 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट। और ये जो आपका है, आपका एक लास्ट और है टेम्परेचर, इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। देखिए आपके पास एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें आपको 4 यूनिट दी गई हैं। देखो, ये है डिग्री सेल्सियस, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है डिग्री र्यूमर, और ये है केल्विन। आपको मालूम है केल्विन क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। मालूम है, मैंने आपको बताया था कि केल्विन फंडामेंटल यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या र्यूमर कोई नहीं होती है, ये है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ये है किसकी, तापमान की। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसकी जो यूनिट है केल्विन, वो क्या है, उसकी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले में देखिए, इसमें क्या है आपका, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज़ कर लीजिए। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट को र्यूमर में कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूले के साथ बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और अगर केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बेसिकली आप इन तीनों को ना याद करके आप सीधे सीधे ये याद कर लीजिए
जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको सारे कन्वर्जन्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए। तो टेम्परेचर की आपने कितनी यूनिट समझ ली, देखो आपने यहाँ पे समझा नहीं शायद, ये है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री र्यूमर और केल्विन। तो आपके पास कितनी यूनिट हो गई, 4 अलग अलग यूनिट्स हो गई, ठीक है। याद रखोगे टेम्परेचर की कितनी यूनिट आप समझ गए, 4, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और डिग्री नहीं, ओनली केल्विन, ठीक है। तो केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं यूज़ करते, ठीक है, केल्विन, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखिए एक लास्ट में आपका एक और टॉपिक बच जाता है जो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी फर्स्ट क्लास में, जो हर क्लास में ही बेसिकली, वैसे ये तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो कुछ मैथमेटिकल एक तरीके से जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप मान लो किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो है, ठीक है, कोई भी पावर अगर ज़ीरो है, किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की घात 0, इसकी वैल्यू 1 है। चाहे 3 की घात 0, 1 है, ठीक है। चाहे जितने की घात आप लगा लो, ठीक है, चाहे जितने की घात अगर आप 0 लगाओगे, इसको कहते हैं 1011 की घात 0, ठीक है, या की पावर बोलो या फिर की घात बोलो, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो दिमाग में रखना, ये पहला पॉइंट, आपको पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगी हुई है तो इसका मतलब हुआ उसकी वैल्यू 1 आएगी। चलिए दूसरी चीज़, अगर मैं लिख दूँ 1/a, ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग अगर अपॉन ना करके सीधे ऊपर लिखना चाहें तो a की पावर -1 हो जाएगा, ध्यान रखोगे। चलो तो अब इसका भी एग्जांपल चलो एक बार देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 1/10, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻1, ठीक। मान लीजिए लिखा है 1/100, तो इसका मतलब हुआ 100 की पावर -1, या इसी को देखो और क्या लिख सकते हो, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 × 10 मतलब 10 की पावर 2, ठीक है, की पावर -1। तो जो ये ऐसे लिखे होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 10⁻2 हो जाएगा। कैसे, 2 × -1, तो हो जाएगा 10⁻2। इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 को आपने क्या लिख दिया, 10⁻2। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहो 1/1000, तो इसको क्या लिखोगे, 10⁻3 लिखोगे, इसको 3 0 है तो 3 ये लगाओगे, ठीक है। ऊपर अगर लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 10⁻3। तो ये चीज़ें होंगी। तो पावर और ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, उम्मीद करता हूँ। एक और स्लाइड ले लेता हूँ आपके लिए जिसमें मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट जो होगा आपके लिए स्लाइड, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पावर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, अगर किसी चीज़ की पावर ऐसे लिखा है a की पावर 2 × ये मल्टीप्लाई है, ध्यान समझना। देखो इनटू किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, जैसे a की पावर 2, b की पावर 2 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर ये मल्टीप्लाई है तो ध्यान रखना कि ये जो पावर हैं वो इस तरीके से कॉमन होंगी। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो b² × a², अदल बदल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कॉमन है, जैसे a² मल्टीप्लाइड बाई a³, नीचे का अगर ये कॉमन लिखा हुआ है तो ऊपर वाली जो पावर है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 2 + 3, तो ये हो जाएगी a की पावर 5। समझ गए इसका कहने का क्या मतलब था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया a की पावर m की पावर n, ठीक है, a की पावर m है, उसके बाद पावर n है, तो क्या मैंने बोला था अभी पीछे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ आपको, जैसे अगर मैं लिख दूँ a × a की पावर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है a की पावर क्यूब। ये जो डॉट है ये भी एक तरीके का मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखोगे, चाहे आप क्रॉस लगाओ चाहे डॉट लगाओ, ये मल्टीप्लाई के ही सिंबल होते हैं, तो इसका ये मीनिंग है, ठीक है, समझ गए। चलो और अब देखो, जैसे मान ली मैंने लिखा 10, तो इसका क्या मीनिंग है, 10 की पावर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा 100, देखो 1 0 है तो 1 0 है, 1 हो गया, 2 0 है तो इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो। कैसे, 10 की पावर 2 का मीनिंग क्या है आप बताओ, 10 की पावर 2 का क्या मीनिंग है, 10 × 10 ही तो लिखा है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जितनी बार ये पावर लगेगी उतनी बार ये लिखा हुआ है। जैसे मान लो ऐसे मैं बोलता हूँ 1000 लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 की पावर 3। कैसे, 10 की पावर 3 का मतलब 10 × 10 × 10, तभी तो आपने 1000 आपको मिल गया। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। कहने का देखो अब शॉर्टकट आपको समझना है, शॉर्टकट ये है आपके लिए समझने के लिए कि
इसके आगे जितने जीरो होंगे उतने ही पावर हो जाएगी, ठीक है। कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 तो हो गया 10⁵, ठीक, समझ गए। चलो अब इसी को अगर मैं अपॉन में लिखूं, वन अपॉन, ठीक है, तो 1 अपॉन में अगर मैं लिखता हूं तो वो पावर रिवर्स हो जाएगी, है ना, पावर जो है उसकी अपोजिट हो जाएगी। अब जैसे इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन इतना, और इसी को क्या लिख सकते हो, 10⁵, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स केवल यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो उस स्लाइड में हम चलते हैं, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं और उसको कुछ बोला जाता है। देखो क्या बोलते हैं, अगर आप बोलो 1 डेका, ठीक है, अगर आप बोलो 1 डेका, ठीक है, 1 डेका तो उसको बोलते हैं 10⁻⁴, हेक्टो को बोलते हैं 10⁻², ठीक है, किलो को बोलते हैं 10⁻3, ठीक है, मेगा को बोलते हैं 10⁻6, गीगा को बोलते हैं 10⁻9, टेरा को बोलते हैं 10⁻12। नहीं समझ में आया अभी, देखो आप समझो, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें उसको ध्यान से सुनो। अगर कहीं लिखा हुआ है, सपोज मान लो आपने बोला पावर, मान लो आपने पावर, चलो आपने बल का ही, क्योंकि बल आप समझ चुके हो, बल से ही मैं समझाता हूँ और कोई नहीं लेता हूँ अभी। बल को क्या बोला था मैंने, 5 न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन, अभी आपको और बड़ा लिखना हो तो न्यूटन को क्या लिखो, किलो न्यूटन भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 10⁻, 1 सेकेंड, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि 1000 न्यूटन ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखते हो 1 किलो न्यूटन। कैसे पता चला आपको, अगर इसको आप लिखना चाहो तो 1 × 10⁻, क्या लिख सकते हो, 3 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब ही नहीं उसका, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10⁻3। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 10⁻3 कहाँ लिखा है, जहाँ 10⁻3 लिखा होगा वहाँ आप क्या लिख सकते हो, किलो लिख सकते हो, ठीक है। तो किलो लिख सकते हो, तो इसका मतलब 10⁻3 को क्या लिख सकते हो, किलो, तो हो जाएगा किलो न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ 1000 न्यूटन को आप क्या बोल सकते हो, 1 किलो न्यूटन। तो इसी तरीके से ये यूनिट्स भी लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे आप पावर की बात करते हो, पावर प्लांट में पावर जो आती है ना, बोलते नहीं इतने मेगावाट की पावर आ रही, तो मेगा का क्या मतलब है, कैपिटल M × वाट। तो वाट तो सिंपल एक यूनिट है किसकी, पावर की, लेकिन अगर आपने मेगा लगा दिया इसका मतलब हुआ 10⁻6 वाट की बात कर रहे हो आप, ठीक है। चलो लगता है फिर से नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप 10⁻6 की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपने बोला 1 मेगावाट, तो इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻6, मेगा को देखो यहाँ से समझो, यहाँ समझो, यहाँ से मेगा को क्या लिख सकते हो, 10⁻6, तो 10⁻6 वाट, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो चाहो तो आप 10⁻6 लिखो, या फिर जहाँ लिखा हो 10⁻6 उसको आप लिख सकते हो मेगा। तो इस तरीके का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 10⁻3 वो क्या होता है बेसिकली, किलो। ये जो मल्टीप्लिकेशन है 10⁻6 वो क्या होता है बेसिकली, मेगा। इसी तरीके से इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट उसके अपोजिट एक लास्ट बस ये टॉपिक है आपका, अगर आपका कहीं लिखा है डेसी तो 10⁻⁻1, लिखा है सेंटीग्राम तो लिखा है 10⁻⁻2, मिली लिखा है तो 10⁻⁻3, ठीक है। इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। माइक्रो लिखा हुआ है 10⁻6, नैनो लिखा हुआ 10⁻9, और जहाँ पे पिको लिखा हुआ 10⁻12। इसको भी समझा देता हूँ, चलो देखो इसको यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1000 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ले लो आप, 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 10⁻3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो इधर, नहीं ऐसे नहीं समझो, ऐसे नहीं समझो, ऐसे नहीं, मान लो लिखा हुआ है 0.0001 0.001 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको लिख क्या सकते हो, ध्यान से सुनना। जैसे आप 1000 को 10⁻3 लिख सकते हो, वैसे ही 1 के पीछे अगर 3 जीरो लगे तो इसको 10⁻3 लिखोगे, ठीक है। तो 10⁻3 मीटर हो गया, इसको हम लोग 10⁻3 मीटर लिख सकते हैं। तो 10⁻3 मीटर को ही आप और क्या लिख सकते हो, वो आप यहाँ से देखो 10⁻3, ध्यान से देखो 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 को क्या लिख सकते हो, मिली। तो आप क्या लगोगे, m के पहले एक m और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 m, और ये वाला m तो है ही है, तो ये मीटर है और ये मिली है, तो हो गया मिली मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। तो मीनिंग क्या हुई, 0.0001 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर,
तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन करते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया अभी, तो अभी कई सारे जब न्यूमेरिकल्स आगे करने लगेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इनको सबको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, इनको सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो टेबल्स जितनी भी मैंने इसमें मेंशन कर रखी हैं अपने इस स्लाइड्स में, वो सभी आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस तरीके की वीडियोज़ और देखनी है। ठीक है, जो और ITI कर रहे हैं या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जो ITI से रिलेटेड, जैसे रेलवे की हो गई, UPPCL या TGT वगैरह की, UPRVNL की है, राजस्थान पावर कॉरपोरेशन की है, तो उसके लिए आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और कुछ आगे बढ़ेंगे, हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।